हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। ठीक है, यह वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। चल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि आभाज्य गुणनखंड वृद्धि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21 का। ठीक है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो पहले 12 का आभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 12 का आभाज्य गुणनखंड करके देखो कैसे करते हैं आभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 छक 12, फिर 10 देंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो गया। ठीक है, 12 को इस तरफ किसका करेंगे, 15 का। 15 को तोड़ते तो 3 5 15, 3 इंटू 5 हो, 3 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद 21 के तोड़ेंगे। 21 के तोड़ेंगे तो 3 इंटू 7, 3 7 21 हो गया। ठीक है, यह आभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, मान लो पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। ठीक है, किसका किसका, 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो एचसीएफ होता है कि जो मिलता है उसका सबसे छोटी घात लिखना है। ठीक है, तो 12 ये जो अभाज्य गुणनखंड की 2 का स्क्वायर 3 है, 15 का 3 इंटू 5 है, 21 का 3 इंटू 7 है। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल रहा है, तो सिर्फ 3 मिल रहा है यहाँ पर। तो छोटी घात यहाँ तो है नहीं, सब बराबर है, इसलिए 3 लिख देना है एचसीएफ। ठीक, एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम 12, 15 और 21 का। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है मिलता है उसका सबसे बड़ी घात लिखना है, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है। तो मिल क्या रहा है यहाँ पर, 3 मिल रहा है। बड़ी घात से तो यहाँ कुछ है नहीं, मतलब यहाँ सब समान है, इसलिए 3 का 3 लिख किया। ठीक है, लेकिन जो नहीं मिलता है उस सबको भी लिखना है। तो 2 का स्क्वायर नहीं मिला है तो उसको भी लिखना है, 5 भी नहीं मिला है तो उसको भी लिखना है, इंटू 7 भी नहीं मिला है तो उसको भी लिखना है। ठीक है, तो हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 7, 60 को 7 से गुना करेंगे, 7 छक 42, 420 होगी। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखेंगे। 2 क्या दिया, 17, 23 और 29 का देखना है। ठीक है, किसका किसका, 17 और 23 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 17 का जब तड़े अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 इंटू 17 लिख सकते हैं इसको। 23 को तोड़ेंगे, ठीक है, 1 इंटू 23। अब मान लो 29 को लिखेंगे तो 1 इंटू 29। ठीक, अब इसका क्या ज्ञात करेंगे, पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ 17, 23 और 29 का। ठीक है, 17, 23 और 29 का जब एचसीएफ ज्ञात करें, हम क्या बोले, जो मिलता है उसका छोटी घात को लिखना है। 1 सिर्फ मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक, एलसीएम 17, 23 और 29 का, ये क्या होता है, जो मिलता है उसका बड़ी घात को लिखना है। ठीक है, तो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, सबको इंटू कर देना है, 17, 23 और 29 को गुना कर देना है, 17, 23 और 29। ठीक है, ये जब तीनों को गुना कर देंगे ना तो कितना आएगा, 11,339 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एचसीएफ है 306 और 657 का 9 दिया गया है, और एलसीएम ज्ञात करना हमको 306 और 657 का कितना होगा ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। क्या फॉर्मूला है कि एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ दिया गया कितना है, 9 का 9 लिख देते हैं। ठीक है, इंटू एलसीएम का एलसीएम। ठीक है, बराबर दो संख्या गुणनफल क्या क्या है, 306 इंटू 657। ठीक, हमको एलसीएम ज्ञात करना है, इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगी, इधर लेके डिवाइड में हो जाएगा, 306 इंटू 657 बाय 9। ठीक है, इसको 9 से काट देते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब जब 34 को 657 से गुना करेंगे ना तो आता है 22,338 आएगा। ये हो जाएगा आंसर अपन लोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, बताना है। ठीक है, तो ये देख लो कि कोई भी प्राकृत संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहना एकदम जरूरी है। ठीक है, जैसे 10 का तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5। 20 का क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 और 5 है इसलिए 0 पर समाप्त है।
तो इसका क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 और 5 है, इसलिए 0 पर समाप्त है। ठीक है, इसलिए याद रखना क्या हम लोग लिख सकते हैं कि कोई प्राकृत संख्या कोई प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है। मतलब 2 और 5 रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड में, तभी वो 0 पर समाप्त हो। अब देखते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू 3, ठीक है। तो 6 का पावर मान लो n दिया है, तो 6 के पावर को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर n, तो किस रूप में बाहर आएगा, 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है नहीं, तो यहाँ लिखना है कि अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए हम क्या ले सकते हैं, अतः 6 के पावर n कॉमा दे सकते हैं कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ये व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है बताना। तो भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या वही सभी संख्याएं होती है जिनका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होता है, ठीक है। या फिर उसे कह सकते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया पहला कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं, तो 13 कॉमन लिए तो क्या बच गया यहाँ 7 गुना 11 प्लस यहाँ क्या बचा 1 बचा। इसको हम क्या ले सकते हैं 13 11 7 77 प्लस 1, तो क्या हो गया ये वाला 13 गुना 78, ठीक है। फिर 78 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 13 गुना 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। दूसरा दिया है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से 5 हो गया, अब यहाँ गुना करना है 7 6 42, 42 को फिर कितना से 4 दिया 12 12 दूनी 24 से, ठीक है। तो 42 को 24 से गुना करके देख लेते कितना होता है, 4 दूनी 8 4 चौक 16 2 दूनी 4 2 चौक 8, तो 8 6 4 10 के 0 हाथ में 4 1 8 9 1 10 1008, ठीक है। कितना हो गया गुना करने से 1008 और प्लस क्या 1 है, तो 5 इंटू 1009, ठीक है। तो 5 इंटू 1009 इसको हम क्या ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 इंटू 5 इंटू 1009, तो फिर यहाँ में हम लोग क्या ले सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से
अधिक है, 2 से अधिक है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य संख्या है।